भारत एक अजीब देश है। इस देश में सत्ता हासिल करने वालों को नहीं, त्याग करने वालों को सम्मान मिलता है। ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी ऐसे ही त्याग करने वाले पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं। एक तरफ जहां भारत के लिए ये गौरव की बात है कि इस देश में गांधी जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया, तो वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसा कलंकित इंसान भी इसी धरती से है, जिसने गांधी की हत्या की। आजादी के बाद गांधी राजनीति से दूर रहे और लोगों के बीच सामंजस्य, शांति और भाईचारा कायम करने को लेकर सक्रिय हो गए। लेकिन 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर दी। लेकिन ये गोडसे का पहला प्रयास नहीं था। वो काफी पहले से बापू की हत्या की योजना बना रहा था, जिसमें नारायण आप्टे और विष्णु करकरे जैसे लोग भी शामिल थे। बापू की हत्या कोई अचानक नहीं हुई थी। कह सकते हैं कि आजाद भारत में पुलिस की लापरवाही की कहानी गांधी की हत्या से ही शुरू होती है। 13 जनवरी 1948 को दिन में करीब 12 बजे महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पहली मांग थी कि पाकिस्तान को भारत 55 करोड़ रुपए दे और दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुके। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। सरकार के इसी फैसले के साथ ही गांधी उग्र हिंदुओं की नजरों में विलेन बन चुके थे। गोडसे और उसके साथी और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन हिंदू राष्ट्र के स्वप्न में महात्मा गांधी को बाधा के तौर पर देखते थे। लिहाजा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा जाने लगा। गांधी जी हर शाम प्रार्थना करने बिड़ला हाउस जाते थे। 30 जनवरी 1948 को भी महात्मा गांधी रोज की तरह बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल पर पहुंचे। उनका एक हाथ आभा बेन तो दूसरा हाथ मनु बेन के कंधे पर था। उस दिन गांधी जी को वहां आने में थोड़ी देर हो गई थी। गांधी जी जब बिड़ला हाउस पहुंचे तब उन्हें गुरबचन सिंह लेने आए। गांधी जी अंदर प्रार्थना स्थल की तरफ चले गए। गांधी जी ने फिर अपने दोनों हाथ जोड़े और भीड़ का अभिवादन किया। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर गांधी जी के सामने आया। वो व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। नाथूराम ने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और हाथों के बीच रिवॉल्वर छिपा रखे थे। कुछ ही सेकंड में नाथूराम ने रिवॉल्वर तानी और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर चला दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वो जमीन पर गिर पड़े। गांधी जी को अंदर ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टरों ने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि गांधी जी को मारने की साजिश आजादी के बाद से ही रची जाने लगी थी। नवंबर-दिसंबर 1947 से ही हथियार जमा किए जाने लगे। गांधी जी को 20 जनवरी को ही मारने की साजिश थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया। इस मामले में 8 लोगों पर मुकदमा चला। ये 8 लोग नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया थे। इनमें से दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गया था। गोडसे और नारायण आप्टे दोषी करार दिए गए। उन्हें 15 नवंबर 1949 को फांसी हुई। ये आजाद भारत की पहली फांसी थी। करकरे, मदन लाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचुरे और शंकर को उम्र कैद हुई। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। साल 1948 में ही 5 रियासतों को भारत में विलय किया गया। हालांकि आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय कराया गया। इनमें से 5 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी ने भारत में विलय कर लिया। जिन 5 रियासतों ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था, वो थी त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ रियासत। रियासतों के विलय का काम देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया गया। भारत में विलय से इनकार करने वाली रियासतों में त्रावणकोर सबसे पहली रियासत थी। इस रियासत के दीवान और वकील सर सीपी रामास्वामी अय्यर विलय के मुद्दे पर हाथ पीछे खींच लिए थे।
विलय ना करने की सलाह अय्यर को मोहम्मद अली जिन्ना से मिली थी। हालांकि कहा यह भी जाता है कि सीपी रामास्वामी अय्यर ने ब्रिटिशों से गुप्त समझौता कर रखा था। इस समझौते के पीछे वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश त्रावणकोर में निकलने वाले खनिजों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, लेकिन बाद में सीपी अय्यर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। बाद में वो रियासत को भारत में मिलाने के लिए तैयार हो गए और आखिरकार त्रावणकोर भारत का हिस्सा बना। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत में अपनी रियासत का विलय करने से इनकार कर दिया था। दरअसल इसके पीछे वजह मुस्लिम लीग के नेताओं से उनकी करीबी थी। हमीदुल्लाह भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन भौगोलिक स्थिति और जनता के रुख ने ऐसे होने नहीं दिया। उस वक्त भारत के आजाद होने के बाद भी भोपाल में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। नवाब और भारत सरकार के बीच लंबी खींचतान चली। इसके बाद भोपाल रियासत का भारत में विलय कराया गया। काठियावाड़ राज्यों में जूनागढ़ सबसे प्रमुख रियासत थी। इसके नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थे। भारत ने उन्हें विलय का प्रस्ताव दिया तो वो नहीं माने। इस बीच मुस्लिम लीग के नेता सर शाह नवाब भुट्टो नवाब के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाने लगे। इसके बाद भारतीय नेताओं ने जूनागढ़ रियासत को लेकर कड़े कदम उठाए तो नवाब पाकिस्तान भाग गए। फिर वल्लभ भाई ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की मांग की। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और 91% लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। नतीजा ये हुआ कि जूनागढ़ आज भारत का हिस्सा है। जोधपुर रियासत के राजा हिंदू होने के बावजूद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। दरअसल जोधपुर के महाराजा हरबंस सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची के बंदरगाह पर पूर्ण नियंत्रण देने का लालच दिया था। जब ये बात वल्लभ भाई पटेल को पता चली तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने जिन्ना से बड़े प्रस्ताव और भारत में रहने के फायदे बताए। ये चाल कामयाब रही और जोधपुर आज भारत का हिस्सा है। किसी वक्त दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में रही हैदराबाद रियासत का भारत में सबसे मुश्किल हालातों में विलय हुआ था। हैदराबाद रियासत का मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर भी शासन था। यहाँ के निजाम और उस्मान अली चाहते थे कि हैदराबाद को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। माउंटबेटन ने निजाम से साफ कह दिया था कि यह संभव नहीं है। उधर जिन्ना निजाम का खुलकर समर्थन कर रहे थे। जून 1948 में माउंटबेटन के पद से इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पहुंची। यहाँ 4 दिन के संघर्ष के बाद निजाम ने हथियार डाल दिए। हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और निजाम हैदराबाद के राज्यपाल बनाए गए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।